देखिए सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमें ये याद है कि आम तौर पे लोग जबानों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। ज्यादातर बातें यही होती हैं कि कितनी दूर जबानें हैं, ये जबान अलग, ये जबान अलग। तो बहुत कम मौके आते हैं जब हम उनकी यकसानियत, जो एक दूसरे से कितना करीब है जबानें, उस पर बात करते हैं। आ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि उर्दू और हिंदी जो है दो अलग जबानें हैं, क्योंकि हम प्रेमचंद को वहां भी पढ़ रहे होते थे हिंदी में भी और उर्दू की कहानी में भी। तो हमें खाली स्क्रिप्ट चेंज करनी होती थी, सवाल वही थे, जवाब वही थे। ठीक उसी तरह दूरदर्शन पे जब बड़ा महदूद सीरियल्स आते थे तो उस पे पंजाबी के प्रोग्राम भी आते थे, और हम पंजाबी फिल्में ये सोचकर देखते थे कि इसमें से कुछ कुछ हमारी समझ में तो आ जाता है। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की, और ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे भी कि जबानें जो हैं वो किस तरह बनती हैं। क्या वाकई सब जबानें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, आपस में उनका ताल्लुक है, या ये सब अलग अलग दुनियाओं के लोग इस धरती पर आए और फिर बोलना शुरू कर दिया? प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और दूसरी बात यह कि मैं लिंग्विस्ट नहीं हूं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अशोक चक्रधर साहब यहाँ होंगे, तो आ आ गए गए। सर, आ अरे गए। वाह, क्या बात, क्या बात। सर, आपने मुझे बचा लिया। शबीर सर कह रहे हैं कि आपने मुझे बचा लिया, मुझे भी बचा लिया। सर, अभी आपके आने से पहले ही बात चल रही थी, आमतौर पे जबानों से दूरी की बात लोग ज्यादा करते हैं, करने लगे हैं। लेकिन हमें ये बहुत बाद में मालूम हुआ, पता नहीं किसने बताया, कि ये उर्दू और हिंदी दो अलग जबानें हैं। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते तो प्रेमचंद यहाँ भी थे, प्रेमचंद यहाँ भी थे, शायरी यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, और सवाल वही थे, जवाब भी वही थे। पंजाबी भी हम ये फिल्में देखते थे कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी समझ में आता है। तो मैंने सर से पहुंचा हूं पहले में, और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि जबानें जो हैं एक हैं या अलग अलग, ऊपर से लोग उतरे अपनी अपनी जबानें लेके, या कोई इंटरलिंक भी है इन जबानों का। जी सर। हाँ, पहले आप। नहीं, आप कुछ कह रहे हैं, अधूरा तो नहीं, है। मैं तो बस अभी सवाल मैंने सुना था। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले कि जवाब लिखने की तैयारी करता आप आ गए, और आप खुद जवाब हो गए साहब। बहुत से सवाल, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते। ये हिंदी उर्दू का मामला जो है वो बहुत घनिष्ठता का और आत्मीयता का है। अब अपनी बात कहने से पहले मैं अपनी श्रीमती जी की 4 लाइनें सुना देता हूँ आपको। एक मधुरिम मृदुल स्वरों सी है, दूसरी जन्नते फिरदौसी है। हिंदी उर्दू से बताऊं नाता, एक माँ है तो एक मौसी है। वाह वाह वाह, वाह वाह। अब इस रिश्ते को बजा दीजिए साहब, तालियां बजा दीजिए। मतलब एक बजी इसलिए मैंने कहा कि अन्य क्यों नहीं बजी। मुझे इतना भर कहना चाहता हूं कि संसार में ऐसी दो भाषाएं, दो अलग अलग भाषाएं कहलाने वाली भाषाएं नहीं हैं जिनकी संज्ञाएं एक हों, सर्वनाम एक हों, क्रियाएं हों, वाक्य विन्यास एक हों, एक जगह है आता हो, एक जगह वह आता हो, बीच में बात बताई जाती हो। तो जब वाक्य संरचना एक है और शब्द अगर मैंने कहे हैं तो उस भाषा के भाषी भी समझ रहे हैं, उस भाषा भाषी ने जो कहे हैं वो मेरी समझ में भी आ रहा है। तो जब समझ का आदान प्रदान है तो ये दो भाषाएं हैं, माना के हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है ये कि अगर उस जबान में जो कि सबकी एक जबान है, अगर हम कहें उसको हिंदुस्तानी है, और उस हिंदुस्तानी में अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी अरबी फारसी आ जाएगी तो जो हिंदी क्षेत्र का आदमी है उसकी समझ में ना आएगी। और हिंदी वाली की भाषा में अगर संस्कृत निष्ठ, बहुत परिनिष्ठित भाषा में आप बातचीत करेंगे तो उसके समझ में 30% नहीं आएगा। तो मामला ये 30
प्रतिशत का भी नहीं बल्कि और कम का रह गया, क्योंकि इतनी बार वो अल्फाज सुने हैं। अब अल्फाज में कहूँ और आप न समझें कि शब्द की बात है तो गलत होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता था कि अल्फाज क्या होते हैं साहब, अरे भाई इसका मतलब आप ज़माने में निकलते नहीं हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो भाषाएं हिंदी और उर्दू मेरे लिहाज से सबसे बड़ा अंतर है लिपियों का, कि उसकी देवनागरी लिपि है और उसका रस्मुल ख़त जो है वो अरबी स्टाइल में चलता है, पर्शियन स्टाइल में चलता है, लेकिन अरबी और फारसी के शब्दों का उतना बाहुल्य नहीं है जितना कि लिपि ली गई है। इसी तरह से देवनागरी लिपि जितना ली गई है वहाँ शब्द सारे के सारे वहाँ के हों ऐसा नहीं है। और ये 2-3 शताब्दियों का खेल है सारा का सारा। हिंदी और उर्दू को अलग करने का सैल्यूट करता हूँ, श्रेय अंग्रेज बहादुर को जाता है। ये अब बात तो सैल्यूट हम को मैं जानते वापस लेता हूँ कि कर क्यों गया कमबख्त। जी जी नहीं, ये आपने तो उसका पूरा वर्णन दे दिया। मैं इसे एक अलग बात कहना चाह रहा था, क्योंकि इसके ऊपर तो अथॉरिटी आप ही हैं। उर्दू में इस तरफ से उर्दू लिखी जाती है दाहिने की तरफ से, और हिंदी इस तरह से लिखी जाती है। और पंजाबी के तो वर्ण व्यवस्था भी वही है जी। पंजाबी में हम जो काखा गाघा हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पर कक्का खग्गा होता है वही, लेकिन लिपि बिल्कुल वही है। तो पंजाबी का जहाँ तक स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल हिंदी है, उर्दू में वर्ड्स वही हैं, मतलब भी वही हैं, पर उसकी रस्मुल ख़त या उसकी जो स्क्रिप्ट है वो डिफरेंट है। मैं इससे अलग एक बात ये कहना चाहता था कि हम चाहे पंजाबी में कोई बात करें, सत श्री अकाल कह दें, या आपको मैं नमस्कार कह दूं, या आदाब अर्ज़ कर दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ से बैठ के ऐसे से वेव कर दूं तो ये सबके समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बात। यानी कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो मुंह से नहीं निकलती हैं, जो दिल की आवाज़ होती है उसको पंजाबी भी समझता है, उर्दू वाला भी समझता है, और इवन वो जिनको आपने सैल्यूट किया था अंग्रेज़ भी समझता है कि अगर वेव कर रहे हैं तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, या अगर किसी के आगे मैंने हाथ जोड़ लिए तो वो भी समझता है, जो उर्दू वाला भी है, कि साहब हमको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ज़ुबानें जो हैं वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन गई, जहाँ पर हमारे जो दिल की आवाज़ थी, ये बच्चा मुस्कुराता है, अगर छोटा बच्चा यहाँ पे कोई मुस्कुराने लगे जी, तो क्या उसको ज़रूरी होगा कि वो पंजाबी में मुस्कुराए तभी यहाँ के लोग पहचान पाएंगे? बच्चे की मुस्कुराहट की कोई ज़ुबान नहीं होती, कोई लिपि नहीं होती। इसी तरह से जो इंसान हैं उनको और जो गाढ़ा करने के लिए या और डिटेल्स में समझाने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत पड़ गई, वरना कुछ ज़बानें ऐसी हैं या कुछ बातें ऐसी हैं, तो डिफरेंसेस की बात तो जैसे अभी अनस ने कही थी कि वो कम होनी चाहिए, और कॉमन क्या है वो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली भाषा जो होती है वो प्रेम की भाषा होती है, और वो मूक आदमी भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये ग्रामर और ये जो सिंटैक्स है उसका, ये हमने बनाया है, और हमारे बनाए हुए जो शब्द हैं और जो ग्रामर है उसने भाषाओं को दूर किया है। अच्छा पॉइंट है। मैं स्कूल में बच्चों को बता रहा था कि मैंने किसी से कहा कि हिंदी की गिनती सुनाओ आकर सर। वो छोटा बच्चा 6ठी क्लास का करीब आया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने एक बच्चे को बुलाया, उर्दू की गिनती किसे आती है? तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया बीच में आने से पहले क्लास में, वो कान में कहा, सर यही तो होती है। तो मैंने यही तो सुनानी है आपको। तो उसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुरू कर दिया। हम गालिब को पढ़ते हैं, गालिब ने कभी उर्दू नहीं लिखा अपना, हमेशा हिंदवी कलाम, मेरा हिंदवी कलाम देखना हो तो उसको। और फ़र्क आए, हाल ही में कुछ जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी ये बात बार बार कही, उर्दू के ताल्लुक से कही हमारी ज़बान। तो मुझे कहीं ना कहीं जो एक सियासी खींचतान थी, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद ये भी हुआ कि हमने अपनी हर चीज़ जो है जो बुनियादी तौर पे हमारी थी उधर डालनी शुरू कर दी। ये भी तुम ले लो, ये भी तुम्हारी है। हमने नहीं कहा कि ये सब हमारी है और हम नहीं देने वाले। तो आपको क्या लगता है कि जो कोशिशें हैं कुछ जानबूझ के भाषाओं को और मुश्किल करने की, आपको ये भी याद होगा कि उर्दू में भी तहरीकें चली कि हिंदी और संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हें निकालो। हिंदी की तरफ से भी आवाज़ें उठने लगीं कि जो उर्दू और फारसी के लफ्ज़ हैं जिस पे उर्दू का शुबा होता है
उनको अपनी जबान से निकालो। तो इसका कितना एक किरदार रहा जबानों को दूर करने में? मैं कहूँगा कि ये कोई खट्टरपंथी नहीं थे आपके प्रांत के, कट्टरपंथी थे। अच्छा। कट्टरपंथी वे जो उसी एक भाषा को, हिंदी और एक को उर्दू की अस्मिता देना चाहते थे। आप याद रखिए कि जब भी भाषाओं को धर्म से जोड़ा जाता है तब मामला गड़बड़ होने लगता है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। इससे घटिया विभाजन किसी भी भाषाई इलाके में, किसी भी भाषाई सोच में नहीं हो सकता। मैं बिना संकोच के कहता हूं। मैं आपकी तायीद करता हूं। सिग्नेचर वर्ड है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं सर, माफ करिएगा। वो ये कि जब हमारा विभाजन हुआ था तो हमें मालूम है कि वो धर्म के आधार पर हुआ था। जी। धर्म के साथ भाषा भी चली जाएगी, ऐसा किसने कहा था? हाँ। और धर्म के साथ जो भाषा गई वो उन्हीं की होकर रह जाएगी, ऐसा किसने कहा था? या हमने दे दिया था, या कोई रुका था? कोई हमारा स्टैम्प पेपर पे आपसे करार था? कोई संधि थी? कुछ नहीं था। तो वो ये मान लेना कि भाषा भी धर्म के साथ चली गई, ये सबसे अधर्मी काम हुआ है, सबसे ज्यादा अधर्मी काम हुआ है। और ये आप ये देखिए कि अगर ऐसा ही था कि धर्म के साथ भाषा चली जाती है तो बांग्लादेश का विभाजन क्यों हुआ? बिल्कुल। बांग्लादेश तो बांग्ला के लिए गया था ना, वो कोई धर्म के लिए थोड़ी अलग हुआ था। वो एक अलग देश बना था भाषाई अस्मिता के साथ, वो किसी धार्मिक अस्मिता के साथ नहीं गया था। अब दूसरा सवाल ये है कि ये मसला हिंदी उर्दू के साथ ही क्यों आता है? जी। ये आप मलयालम के बारे में नहीं आता, तमिल के बारे में नहीं आता, कर्नाटक के बारे में, कन्नड़ के बारे में नहीं आता, तेलुगु के बारे में नहीं आता, बांग्ला के बारे में नहीं आता, गुजरात के बारे में नहीं आता, इवन पंजाब के बारे में नहीं आता। तो ये क्यों आता है? वहाँ मलयालम भाषी जब गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं तो लोग मल्लू कहते हैं उनको। जी। उन सारे मल्लुओं को मैं कहता हूँ उन्हें ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, उन्हें मलयालम आती है। उनका एक समाज है जी। मलयालम समाज है। तो भाषा को कभी भी धर्म से न जोड़ें, और भाषा को जोड़ें व्यवहार से, भाषा को जोड़ें बाजार से। उन्हें भाषा वो सीखनी पड़ेगी जिनको उस बाजार के ग्राहकों को इकट्ठा करना होगा। ये चीनी, जापानी, कोरियन, ये सब हिंदी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, वो यहाँ की भाषा सीख रहे हैं, यहाँ की जबान सीख रहे हैं, क्योंकि उर्दू शब्द ही बाजार का पर्यायवाची है, बाजार से जो भाषा बनी। तो ज़रूरत भाषा की जन्मदात्री होती है। और सर ने कहा कि मोहब्बत की भाषा होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। वो ये कि सबसे ज़्यादा उम्दा जो भाषा है ना, वो आँखों की होती है। क्या बात। और आंखें जो कह जाती हैं भाई साहब, वो समझने वाला समझ जाता है, समझाने वाला समझा देता है। बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत खीजत रिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। कहत नटत खीजत, अब कहत इन्होंने कहा आंखों से कुछ मतलब चलना है जरा, या कुछ ऐसा कुछ आग्रह किया, उन्हें नटत आंखों ही आंखों मना करी, जाबे हम नहीं चलते तुम्हारे साथ। खीजत, तो ये खींच गए साहब, तो ये खींच गए तो वो खिल गई, खिलत, अब जब वो खिल गई तो मिलत, आंखें मिल गई, मिल गई तो लजिया गई, मिलत खिलत मिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो और आंखों में जो आंखों द्वारा कहा गया वो उस पार समझ लिया गया, उसने कितनी खलबली मचाई, कितना उद्वेलित कर दिया। ये उद्वेलन, क्षमा करिएगा, ये आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कोई रोबोटिक बॉट नहीं कर सकता है, जीपीटी चैट बॉट नहीं कर सकता है। ये मानवीय संवेदन तंत्र केवल हमें प्रकृति ने दिया है, जीवधारियों को भी दिया है। अभी बहुत सारे अब तो कहते हैं कि पेड़ भी बात करते हैं, क्या ज़बान है हम जानते ही नहीं है। हम निरंतर खोज रहे हैं,
लोग कहते हैं कि ज्ञान अनंत है, मैं कहता हूँ अज्ञान अनंत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि उजाला आ जाए तो अंधेरा चला जाता है, मैं कहता हूँ कि अंधेरा जान लें तो उजाला आ जाता है। वाह वाह। तो कृपया अपने समाज के, देश के अंधेरे को पहचानो, तब उजाला अपने आप आ जाएगा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक आज शेर में अभी से इंस्पायर होके, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, वाह। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। वाह वाह। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। और एक शेर दूसरा मैं आपको सुनाना चाह रहा था, इसी से इंस्पायर होके, कि आँखों की तारीफ़ बहुत तरह से हुई। अभी मीर का शेर था कि सारी मस्ती शराब की सी है, और तमाम तरह से उसकी तारीफ़ की गई है। लेकिन उर्दू के इस्तेमाल में कितना ऑब्लीक तरीक़े से उसको कहा जाता है, बात साफ न होने पाए। तो लेकिन आप देखिए, जो शेर आपने सुनाया, अब उसे आप किस 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 जगह रखेंगे? आप हिंदी में रखेंगे, आप उसे उर्दू में रखेंगे, या नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी गुलाब की सी है, आप चाहे तो कर लें विभाजित। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ज़रूरत है करीब आने की, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं या जो सिमिलैरिटीज़ नहीं भी हैं उनको भी एक्सेप्ट करने की। और हमारी तो खुशनसीबी है कि हम ज़्यादा ज़बानें जानते हैं। सर, आज से मैं देखता हूँ 30 साल पहले जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उन लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग बैक वक्त उर्दू, हिंदी, संस्कृत और कई ज़बानों को जानने वाले होते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो एक खाना लेकर एक तरफ बैठने का चलन भी आम हुआ है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी आए हैं जो अलग अलग ज़बानों में महारत हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं। हाँ प्लीज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ओवरऑल नुकसान कभी कभी हमें नज़र आता है, मैं तो खैर बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, ज़बान आपसे सीखा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो कमी आई है ज़बानों पर, उसे सीखने का जो एक प्रोसेस है, ये जो लैंग्वेज साइंस है उसके ताल्लुक से। मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया हूँ। अच्छा। लेकिन जी। जितना समझा हूँ उसके आधार पे मैं कहता हूँ, 30 बरस आपने जो सीमा रेखा बनाई है, ये 30 बरस बहुत महत्वपूर्ण है। जी। 30 बरस पहले भूमंडलीकरण हुआ था हमारे देश में। भूमंडलीकरण का प्रारंभ हुआ था, लगभग ग्लोबलाइजेशन। और उस ग्लोबलाइजेशन के आने के साथ ही अंग्रेजी अचानक फुदक के वापस आ गई थी। अच्छा जी। जो चली गई थी, क्योंकि आपका वैश्विक संबंध हो गया था, और आपके बच्चों को नौकरियां फुदक के वहां जाने वाली जो मिली, वो अंग्रेजी की बदौलत मिली। तो हमें अब अपने विकासशील भारत, विकसित भारत, विकासशील भारत था तब, ये अंतर ये आया है कि अब वो विकसित भारत कहलाता है। तो विकासशील से विकसित होने के बीच में भाषाओं का जो योगदान रहा है, और ख़ासकर कंप्यूटिंग का जो योगदान रहा है, वो अतुलनीय है। हमारे इसी 30 साल के अंदर अंदर हमने इंटरनेट को पाया है, हमने ईमेल एड्रेस बनाए हैं, हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, हमने ऑडियो विजुअल क्षेत्र में क्रांति कर दी है। अब हर आदमी एक फोटोग्राफर है, हर आदमी वीडियोग्राफर है, हर आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन भाषा पे अगर वापस आ जाएं, तो 30 साल पहले क्या था? 30 साल पहले छपित, लिखित और बोलित भाषा के चार काम हैं भाई, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इस लिहाज से अगर आप देखने चलेंगे तो कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा लिखी जाती थी, कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, और जो बोली जाती थी वो उसको हम भाषा कह सकते हैं, या हम समझने का एक संपर्क सूत्र कह सकते हैं। एक ऐसी भाषा जो हमारा संपर्क सूत्र है। तो इसमें बिना शक हम कह सकते हैं कि पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा को हिंदी कहा जाता रहा है आज़ादी के समय से जी। और ये हर गैर हिंदी भाषी प्रांतों में रहा है। और हमारे यहाँ उर्दू भी चलन में थी, उर्दू के मदरसे आज भी हैं, पहले भी थे। पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं। और हिंदी माध्यम पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, अब वो भी कम हो गया है।
तो ये मार अकेले उर्दू पे नहीं है, ये उर्दू और हिंदी दोनों पर है कि अब आज की तारीख में आप अपनी भाषा को अनिवार्य भाषा नहीं बना सकते, न तो उर्दू को कह सकते न हिंदी को कह सकते। अंग्रेजी यहाँ इस झगड़े में मजे लेती है और अंग्रेजी का आनंद आ जाता है। तो अब नहीं स्वामी जी, अंग्रेजी के संबंध में कहना चाह रहा था मैं एक बात तो जो मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था वो ये थी कि जो आपने कहा कि जब भाषा को हम धर्म से जोड़ते हैं, तो इस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान ज़बानों को हमारे यहाँ हुआ, जो अंग्रेज़ी के रेफरेंस से आपने कहा कि वो मज़े मारती है, तो उसका एक रीज़न जो मेरे सामने है वो ये है कि अंग्रेज़ बहुत इंटेलिजेंट था। हमारे यहाँ जैसे मैंने संस्कृत थोड़ी सी पढ़ी तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस था और अभी तक है। जी, संस्कृत कौन पढ़ सकता है, जिसको अधिकार है, पढ़ने का तरीक़ा क्या है, आपको कितना स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ये जब भाषा को धर्म से जोड़ा जाता है तो आप भाषा के साथ जो अन्याय करते हैं वो ये करते हैं कि उसको आप लिमिट कर लेते हैं कि दूसरों तक ना पहुंच पाए, बजाय इसके कि ये बढ़े। वो बढ़ नहीं पाती क्योंकि आप जब कोई मौलाना से कहते हैं कि भाई इनको उर्दू पढ़ा दो, जी, तो कहता है पहले कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सोनी साहब कहते हैं भाई मैं इस्लाम पढ़ने थोड़ी आया था, हाँ, बिल्कुल तुम सही। उर्दू पढ़ाओ मुझको। तो कहते हैं नहीं साहब, जब तक आप ये नहीं कहेंगे तब तक उर्दू आपको नहीं पढ़ा सकता। तो कहते साहब रखिए अपनी उर्दू, मैं जा रहा हूँ। संस्कृत पढ़ने आए तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जब तक आप बिल्कुल ठीक से बैठेंगे नहीं और ओम का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको संस्कृत का वो दिया नहीं जा सकता, दीक्षा नहीं हो सकती। तो हमने कहा भाई ये मुसलमान आदमी यार, हम कहाँ चक्कर में पड़ेंगे इसमें, कल मौलाना निकाल देंगे। हमने कहा रखिए संस्कृत अपनी आप। ये हिंदी के साथ भी कुछ हुआ, लेकिन अंग्रेज़ ने क्या किया, अंग्रेज़ के स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और जे से जग होता है, जी फॉर भी गॉड है, गॉड नहीं है। गॉड नहीं होता, जी से गोट बना देते हैं। उनके यहाँ आप स्कूल में जाइए, उसके पहले दिन से ही मे आई कम इन, मे आई गो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, कोई भाषा के साथ उन्होंने धर्म नहीं जोड़ा। इसीलिए अंग्रेज़ी आपके यहाँ राइज हो गई, जैसे आप अभी कह रहे थे अशोक भाई कि वो मज़े मारती रही, और हमने इसको धर्म के साथ जोड़कर इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद संस्कृत जानने वाले सबसे कम हैं भारत में, जबकि सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है और पूरा धर्मशास्त्र है, पूरा जो सनातन धर्म की बात होती है या जो इस वक्त भी जो भी चीज़ें हो रही हैं पॉलिटिकली उनको छोड़ दीजिए, बट अदरवाइज सबके बेसिस में जितना शास्त्र है, जो गीता है, जो रामायण है, सब संस्कृत में है। लेकिन आप तक भी पहुंच रही है, जो जिस धर्म के ऊपर पूरी लड़ाई है वो आप तक और कॉमन आदमी के पास जो पहुंची है वो ट्रांसलेशन से पहुंची हुई है। कालिदास का भी ट्रांसलेशन पहले बाहर हुआ, और भी आपके जो वेद हैं उनका ट्रांसलेशन बाहर हुआ। तो अंग्रेज़ों ने तो अपनी को भाषा को न्यूट्रल रखा और हम लोगों ने भाषा को धर्म से जोड़कर। इसमें मैं माफ़ी के साथ एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अरबी के साथ तो ये हुआ कि सब लोग कुरान जो है अरबिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश वहाँ पर भी नहीं है। इसमें दो बातें और फिर हम आप पर आते हैं और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई एक सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से आया, उर्दू को जाहिर है कि कभी उर्दू का जो लिटरेचर है पूरा वो प्रो इस्लामिक नहीं है, वो एंटी इस्लामिक है। यानी कि उर्दू को आमतौर पे एक बड़ा तसव्वुर है कि उर्दू मतलब मौलाना, तो मैंने कहा नहीं, उर्दू को सिर्फ मौलाना नहीं पढ़ाते थे, उर्दू को हम भी पढ़ाते थे। हमारे जैसे कुछ टीचर थे जो कोशिश कर रहे थे बड़ी मॉडर्न अप्रोच के साथ। इसमें एक वाकया ये है कि हमारे एक दोस्त नीचे बैठे हुए इम्तियाज़ अली ताज का जो अनारकली नावल है वो पढ़ रहे थे। गाज़ियाबाद से दिल्ली अप डाउन करते थे, जो EMU होती है लोकल दिल्ली की। तो ऊपर कुछ लोग टांगे लटकाए बैठे थे, एक साहब सामने से देख रहे थे, उन्होंने उसको देखा, फिर ऊपर देखा और ऊपर वालों के तमाचे मारने शुरू कर दिए।
और खींच के उन्हें नीचे उतार दिया। उन्हें समझ में नहीं आया क्यों उतारा, तो उन्होंने कहा कि ये नीचे उर्दू पढ़ रहा है बैठा हुआ और तुम लोग टांगे लटका के ऊपर बैठे वो। तो ये जो इमोशंस है ज़बान के साथ कहीं ना कहीं, तो अब हम उस पर क्लोजिंग पर भी आते हैं, आपसे वर्डिक्ट लेंगे फिर सर का। हुजूर, वो जो टांगे लटकाने का मामला था ना, जी। वो भाषा पे नहीं था, वो इल्म पे था। क्या बात। इल्म पे था वो। जैसे विद्या, पैर पड़ जाए कॉपी पे, ऐसे करो भाई, विद्या विद्या पे पैर नहीं लगाना है। हाँ। तो विद्या यानी शिक्षा, यानी संस्कार, यानी आपका विकास का कोई एक ऐसा रास्ता जो ज्ञान मार्गी हो, तो वो प्रणम्य है। जी। तो लटकी टांगे मुझे भी पसंद नहीं आती, माफ करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे नाना के पास हिंदी और उर्दू दोनों अखबार आते थे। जी। और उर्दू रस्मुल खत पढ़ सकूं, इसके लिए मेरे नाना ने 30 साल नहीं 60 साल पहले, डबल कर दीजिए, मुझे अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल दाल जाल रेड़े तो जो एन ये सब मुझे सिखाया था। और तोता मैना का किस्सा, हातिम ताई का किस्सा, ये सब मैं उर्दू रस्मुल खत में पढ़ लेता था। उधर दूसरी ओर उन्होंने गीता रहस्य भी मुझे बताया था और संस्कृत भी पढ़ाई थी। तो संस्कृत और उर्दू, मैं अरबी फारसी नहीं जानता हूँ, और भारत में जानते ही नहीं लोग, बहुत कम जानते हैं। जो शोबे होते हैं, बड़े फारसी बेचे तेल। नहीं आजकल तो बहुत अच्छे हो गए, खेल वाला भी हो जाता है। जी। तो दोस्त, आज के हालात में जी भाषाओं पर चर्चा करना एक फैशन बन गया है, और आपको लड़ाने के लिए हमें तीतर बटेर बनाया जा रहा है। क्या बात है, बड़ी अहम बात। तो तीतर बटेर न बने, अपनी मोहब्बत को बटोर लें और भीतर झांकें। तीतर को न पकड़ें, भीतर को पकड़ें। भीतर को पकड़ेंगे तो भाषा कोई मुद्दा ही नहीं रहेगी। और आप एक बात देखिए, क्या बात। हमें सबसे ज्यादा लिपियों पर ध्यान देना चाहिए, लिपियों पर, और देवनागरी लिपि की तारीफ करनी चाहिए कि जितना उर्दू साहित्य है इन दोनों देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो रहा है। जिन शायर हजरात को आप नहीं जानते थे या जानते थे तो कान के जरिए जानते थे, ध्यान के जरिए नहीं जानते थे, अब कोई शायर ऐसा नहीं है जो अनपढ़ा, अनसुना, अनगाया रह गया हो। बिल्कुल सही। तो इतना वसी जब हो गया है, इतना व्यापक जब हो गया है, तो लिपि ही तो एक अंतर हो गई। मैं आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? क्योंकि हिंदी लिपि नहीं थी। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने पढ़ाया 30 बरस, और वहां पर जब मैंने राष्ट्रीय सहारा के सर्कुलेशन के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा कॉलम उसमें आता था हर हफ्ते, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ उर्दू वाला भी अखबार आता है, लेकिन उर्दू वाले अखबार की तुलना में यहाँ पर हिंदी वाला ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो वो समाज जिसको आप मुस्लिम समाज कहते हैं, उसके अंदर भी भाषाई दुराव नहीं है कि अगर आप मुसलमान हो तो आपको उर्दू पढ़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अरे आप आज़ाद हैं। और बल्कि मैं आपसे भी ना इत्तेफाकी रखता हूँ एक मामले में कि मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ सकता, ना, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी भाषा पढ़ सकता हूँ। संस्कृत की गीता का हमारे अनवर जलालपुरी ने उर्दू में अनुवाद किया था। तो ऐसे है ना, संस्कृत पढ़े हुए हूँ। आप संस्कृत पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वो जो अगर आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं तो जाइए, है ना। मैंने देखा कि एक परिवार जो है ना, बच्चों को बताया कि तुम कौन से परिवार के हो, मैं हम सनातनी परंपरा के हैं। तो वो तुतला के बोले तनातन के। वो सब बोल ही नहीं पाया। तो उसने एक शब्द में, अपनी एक तुतलाहट में हमारे अंदर चलने वाली घबराहट को व्यक्त कर दिया कि सनातनी को तनातनी मत बनाओ, बना मनी मत बनाओ। क्या बात है। मनी बना रहे हैं, चलिए हम वो मनी बना रहे हैं। हाँ। तो सबके पीछे बाजार है, भाषाओं के पीछे भी बाजार है, मनी है, लोग बना रहे हैं और आपको बना रहे हैं। मना मनी है। मनी ना बनाए। मनी ना बनाए।
धन्यवाद सर मैं आखिर में तो ये है कि हम भी जाहिर है कि पहली क्लास से लेके 12वीं तक उर्दू हिंदी साथ ही पढ़ी, हमें बाद में मालूम हुआ कि ये दो अलग ज़बानें हैं। अच्छा, उर्दू या लिपि सीखना भी, चाहे आप हिंदी लिपि सीखना चाहें या उर्दू लिपि सीखना चाहें, 5-6 दिन का काम है और फिर वो एक प्रोसेस है। उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस में लाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोनों के इलाके कमोबेश वही हैं, आराम करना उर्दू, विश्राम करना हिंदी। अब आप इसे हिंदी कह लें, इसे उर्दू कह लें, तो यकसानियत बहुत है दोनों ज़बानों में। जो सर ने कहा, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जो माहिर लिंग्विस्टिक के माहिर हैं, उन्होंने लिखा भी है कि दुनिया की कोई दो ज़बानें आपस में इतना नहीं मिलती जितना उर्दू और हिंदी मिलती है। और अब हम कुछ सवाल, अगर एक या दो सवाल हम चाहते हैं, अगर आप में से किसी के पास हो। सर से, क्योंकि सर ने तो संस्कृत भी पढ़ा है पंजाब जी। पंजाब में, इन दिनों है, मैं उनसे पंजाबी के बारे में पूछे, पंजाबी और उर्दू का रिश्ता पूछे। हाँ, ये भी होता है कि हमारे यहाँ गुलाम अली साहब आते हैं, वो उर्दू गज़लें गा रहे होते हैं, अचानक उनसे डिमांड होती है पंजाबी का भी सुनाइए आप। तो ये पंजाबी और हिंदी या उर्दू का जो रिश्ता है उस पर। नहीं, पंजाब में मैं अभी आए हुए मुझे कुछ दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, साल भर से भी कम हुआ है। लेकिन पंजाब में उर्दू जानने वाले और जो पंजाबी जानने वाले हैं वो बिल्कुल कॉमन हैं। अच्छा। बेइंतहा। इसमें सिर्फ जो बहुत ज़्यादा बहुत कम ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ पंजाबी बोलता हो, वो हिंदी ना समझता हो। ऐसा तो कोई पंजाबी नहीं है जो हिंदी नहीं समझता हो। और मैं यहाँ पर जब से आया हूँ, मुझे कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जो प्योर पंजाबी बोल रहा हो तो उससे मेरी बातचीत ना हो पाती हो। दिन भर वो बहुत कम ऐसा है, और अल्फाज तो बहुत ज़्यादा उसी में तक बहुत कॉमन हैं। और बुल्ले शाह, यहाँ के जितनी सूफ़ी की जितना ट्रेडिशन है जी। वो ट्रेडिशन ऐसा है कि वो बिल्कुल कॉमन है उसके अंदर। जी। जो शायर ऐसे रहे हैं जो उर्दू जानते थे, और पंजाबी में बहुत, बटालवी साहब का यहाँ बहुत नाम है, बुल्ले शाह हैं, और भी जितने शायर। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो उर्दू शायरी है, उर्दू शायरी में भी अभी यहाँ पर एक जस्टिस अहलुवालिया साहब हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा उर्दू को आप लखनऊ से कहाँ जोड़ते हैं साहब? उर्दू तो पंजाब की है। आप इकबाल से लेके, साहिर से लेके, जिसको भी आप चाहें, फैज़ को, जिसको, वो उर्दू जो है वो चल रही है पंजाबियों की वजह से। तो बहुत उसके लिए, उर्दू के लिए पंजाबी शोरा या जितने भी और हफीज़ जालंधरी हैं जी, जितना भी कलाम है, वो बहुत कुछ, जो अर्श मलसियानी हैं, ये सब पंजाबी शायर हैं। जिससे काफ़ी बड़ा उर्दू का लिटरेचर जो है वो उसके ज़रिए से चलता रहा है। तो बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है और बहुत कॉमन है। तो बहुत इम्पैक्ट है यहाँ, बहुत बहुत करीब है मेरे ख्याल से पंजाबी और उर्दू में। तो कोई ये सोचना कि इसमें कोई फ़र्क है, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है। अच्छा। तो यही पास में ये पूरा पंजाबी प्रोविनेंस जो है पाकिस्तान का, यहाँ से आप चले जाइए तो ये है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप चले जाइए, पूरा मुल्क जो है, मतलब ये मुल्क ही है पूरा, पंजाब जो डोमिनेट करता है, लाहौर से लेकर के पूरा ये, आप देखें कि सब उर्दू ज़बान ज़ाहिर है उनकी, वो कहते हैं, लेकिन पूरा पंजाबी को सब पंजाबी में शायरी करते हैं, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन एक भी अखबार वहाँ पर आप देखें कि पंजाब का नहीं, पंजाबी में नहीं, अभी तक नहीं। तो ये तो ज़बान के साथ हुआ है। तो ये आप कैसे देखते हैं कि ये दोनों ज़बानें जो है? नहीं, आप लिपि में और ज़बान में अंतर करिए ना। भाषा और लिपि अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अगर मुझसे कहा जाए स्पेनिश भी फोनेटिक भाषा है, आप पढ़ सकते हैं स्पेनिश, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ अपवाद बहुत हैं, एक्सेप्शंस हैं। लेकिन बुनारोइस मान लीजिए वहाँ का एक शब्द है, तो BUNAROIS, बुनारोइस अर्जेंटीना का एक शहर है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी में लिप्यंतरण करेंगे तो उसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी। केमिस्ट्री का आदि उदाहरण है। तो वहाँ भी क्या है ना, मजहब ने कहा कि हमारी लिपि, उन्होंने भाषा के साथ लिपि भी कह दिया कि उर्दू होगी पाकिस्तान में, सही, उर्दू होगी। तो जबरिया हो गया ना ये तो। लेकिन उर्दू में अगर पंजाबी लिख रहे हैं तो पंजाबी को क्या नुकसान? अगर उर्दू को हमने हिंदी में लिख दिया तो उर्दू का क्या नुकसान है? वो तो उसकी उस विरासत की वृद्धि है, वो तो हमारी समृद्धि है, वो हमारे संवाद की आत्मीयता का बढ़ना है और बिना बात गुस्से पे चढ़ना है।
एक सवाल मेरा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लिपि अलग हो सकती है, जबान अलग नहीं क्या हो बात? सकती। मेरे एंसेस्टर्स सरगोदा के हैं, हम लोग सरगोदा से पार्टीशन के टाइम आए। जब मैं लाहौर गया तो मैंने पंजाबी में बात करी तो बोले की गल है तुसी तो साड़ी जबान बोल रहे हो, तो जबान अलग नहीं हो सकती। मैं भोपाल गया, वहाँ किसी से मिला, 90s की है माता जी, तो उन्होंने जब मुझे पंजाबी बोलते सुना, बोले तुसी कितने भी हो, मैंने कहा मैं सरगोदा, तो बोले असी चनियोटते हैं तुसी साड़ी जुबान बोलते हो। तो जुबान नहीं अलग हो सकती, आप एक लाइन खींच के विभाजन देशों का कर सकते हैं, लेकिन कल्चर अलग नहीं। हम रोज नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कोई मैम, हाँ प्लीज बताएं आप प्लीज। लिपि की इतनी बात हो रही है, लिपि इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिपि को लेकर के एक मेरा कंसर्न कि आजकल बच्चे रोमन में लिखते हैं, तो वो चाहे हिंदी लिख रहे हों, चाहे पंजाबी लिख रहे हों, चाहे इंग्लिश लिख रहे हों, चाहे उर्दू लिख रहे हों, वो अपनी एक रोमन उन्होंने अपनी भाषा बनाई है, तो इससे भाषाएं जुड़ भी रही हैं कि वो हिंदी और उर्दू एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, वो खत्म हो गई, हाँ एक साथ भी हो रही है, लेकिन लिपि लुप्त भी हो रही है। हाँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कंप्यूटर विद भी हूँ। मैं पिछले 25-30 साल से हिंदी कंप्यूटिंग, भाषाई कंप्यूटिंग का एक सिपाही हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे 3 बार MVP अवार्ड भी दिया है। ये बात हमें भी नहीं मालूम थी। हाँ, आप प्लीज इसके लिए ये मैंने सिर्फ भाषाओं पर काम किया है। क्या और ये भाषाओं में अब जो हमें वरदान के तौर पर प्राप्त चीज़ें हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, आप लिपि बताइए कौन सी है, आप बोलिए, वो आपका उसी लिपि में आ जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच, आप किसी भी भाषा का टेक्स्ट दे दीजिए, वो आपको पढ़ के सुना देगा। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जो है, वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप उसको दिखाइए अपने कैमरे को, गूगल लेंस आपके हर किसी के स्मार्टफोन में लगा हुआ है, आपको नहीं मालूम कि आप किसी भी अखबार को उसको का टेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो जब हम इतने आगे आ गए हैं कि हमारी भाषा हमको पढ़ के सुना सकता है कोई, और भी आगे आ गए हैं कि हम बोलेंगे फ्रेंच और वो सुनेगा जापानीज, वो बोलेगा जापानी, हम सुनेंगे उर्दू, वो बोलेगा कुछ, हम सुनेंगे कोई इच्छित भाषा। तो इनपुट और आउटपुट आप अलग अलग कर लीजिए कि इनपुट लैंग्वेज कौन सी है, आउटपुट लैंग्वेज क्या देनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना कारोबार फैल चुका है कि आपको मनवांछित सुनने को या बस सुनाने को मिल सकता है। तो ये जैसे इन्होंने कहा ना 30 बरस पहले क्या था, अब आप 5 बरस बाद अगर हम मिलेंगे तो आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लुटपुट गया गाना भी हिट हो जाएगा फिर AI के जरिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में। क्लोज करते हैं। जाहिर है हमें ये भी मालूम हुआ कि अगर हमें ज़बानों को करीब लाना है, नई बात, लिंग्विस्टिक को, लैंग्वेज स्क्रिप्ट को करीब लाना है, वरना नए बच्चे जो है रोमन पे आके टिक जाएंगे। हमारे स्कूल में भी एक कंप्लेन लेकर आई हमारी, और ये कहा प्रिंसिपल मैम से कि ये जो हैं ये तो मोहब्बत की बातें बता रहे हैं, हमारे बच्चों को मोहब्बत सिखा रहे हैं। तो मैम ने कहा कि यहाँ तो यही सिखाया जाएगा जो लिटरेचर है, यहाँ उर्दू में मज़हब नहीं सिखाया जाएगा। तो बहुत सारी बातों से पर्दा हटा, बहुत से सवाल हमारे जहन में आए, और हम उम्मीद करेंगे ये जो सिलसिला है बातचीत का, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करें। हमारे बात ना करने की वजह से जो व्हाट्सएप कंटेंट है, यूनिवर्सिटी है, उसे आहिस्ता आहिस्ता ऑथेंटिसिटी हासिल होती जा रही है। जी मैम, एक बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे कुछ मेहमान आए पाकिस्तान से जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि हिंदी में बात करो। हमने जो बात कर रहे हैं हिंदी में तो कर दो, नहीं तो तुम तो उर्दू बोल, ये तो उर्दू है। तो हमने कहा कि भाई यही, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कहती है तुम्हारे यहाँ एक गाना है, वो एक गाना है ना, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, लड़की तो है धनी पर आया, पास अपने कोई कप रख पाया। तो उसमें है कि, तो कहती तुम्हारे यहाँ तो कहते हैं जिस घर जाए स्वर बना दे। अच्छा, नॉट स्वर्ग, इट्स स्वर। हिंदी थी। हुआ क्यों? मेरा क्वेश्चन, मेरे पिताजी थे,
उनको हिंदी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, पंजाबी भी आती थी, आगे तक ये क्यों नहीं? इस पर बात हुई सर ने, कई चीज़ें इस पे सर ने उसका इज़हार किया, अशोक सर ने भी, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न थे, उसमें पॉलिटिकल भी थे। उर्दू ऐसे थी जैसे हमें बड़े होके पता लगी ये ताया जी की लड़की है, हमारी सगी बहन है, जब पहले पता नहीं होता था अपनी हाँ बहन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। ये बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया सर, बड़े होके मालूम होता था तो ये सगी बहन नहीं, ये ताया की बच्ची है। पहले इतना प्यार होता था, बल्कि हिंदी उर्दू ऐसे थी पहले, पर यही बात है कि इस दौरे तरक्की में दाल में डाले हैं, जहनों में दे रहे हैं। क्या बात है, बहरहाल वापसी होगी हमारी और हम डिस्कस करेंगे सर। तो बहुत भाई हमें भी मुझे भी वो शेर याद आ गया, ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि साहब गलत हो गया था, इसलिए मैं भी चलते चलते वो सुना प्लीज दूं। प्लीज। करना है आज हजरत नासे का सामना, करना है आज हजरत नासे का सामना, मिल जाए 2 घड़ी को तुम्हारी नज़र मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चक्रधर साहब आपका और जस्टिस शबीउल हसनैन शास्त्री साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं नवनीत सर से कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं स्टेज पर हमारी इल्तिजा पर, और हम चाहते हैं कि ये जो समन्वय है ज़बानों का, भाषाओं का मिलन है, आपके हाथ से मिल रहा है, इससे बड़ी बात है। आई सर।